ब्राजील के सबसे बड़े बैंक के एग्जीक्यूटिव को एक कॉल आता है और उसे नहीं पता था कि ये एक कॉल उसकी लाइफ को किस तरह से बदल देगा। और कॉल की दूसरी साइड पर नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। नेल्सन कॉल उठाते हैं और यहाँ नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर कहते हैं, हेलो नेल्सन, हम एक एयरपोर्ट अबूजा में बनाने वाले हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके लिए हम इंटरनेशनल बैंक इन्वेस्टरों से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। हेलो गवर्नर, हमारा बैंक काफी समय से एक इन्वेस्टमेंट अवसर की तलाश में है और डेफिनेटली ये हमारे बैंक के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए जल्दी मिलते हैं। यह प्रोजेक्ट काफी कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए हमें ब्राजील और नाइजीरिया के बाहर मिलना होगा। नेक्स्ट वीक आई एम फ्लाइंग फॉर लंदन, लेट्स मीट देयर। ओके, सी यू देयर। और फिर कुछ हफ्तों बाद नेल्सन लंदन में कुछ हाई रैंक के ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करता है। वे अन्य 5 अधिकारियों कौन थे और ब्राजील बैंक के डायरेक्टर नेल्सन कैसे $242 मिलियन के फ्रॉड में फंस जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमर है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इमानुएल न्वूडे का जन्म 1950 से 1955 के बीच लागोस, नाइजीरिया में हुआ। फ्रॉम हिज टीन एज इमानुएल अमीर बनना चाहता था। वह काफी इंटेलिजेंट था। इमानुएल अपने करियर की शुरुआत फाइनेंशियल और बैंकिंग क्षेत्र में करता है और बहुत कम समय में एक उच्चाधिकारी के रूप में यूनियन बैंक ऑफ नाइजीरिया का डायरेक्टर बन जाता है। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ काफी नहीं था। उसने हमेशा से बहुत अमीर बनने का सपना देखा था। 1990 में नाइजीरिया में एक नया स्टेट बना जिसका नाम अबूजा था, जो नाइजीरिया की नई राजधानी भी थी। और सरकार का फोकस अबूजा में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और अबूजा में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने पर था। जब इमानुएल को इसके बारे में पता चला तो उसने एक प्लान बनाया। यह उसके लिए वह मौका था जो उसके सपनों को पूरा कर सकता था, जहां वह इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की आड़ में करोड़ों का स्कैम कर सकता था। लेकिन यह सब वह अकेले नहीं कर सकता था। उसने एक 5 लोगों की टीम बनाई जिनके पास फाइनेंस डोमेन की विशेषज्ञता थी और साथ में कुछ कनेक्शंस भी थे जो उसके बाद में काम आ सकते थे। और इमानुएल, जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था, टीम के बाकी सदस्यों को अपना अपना रोल समझाता है। और इस प्लानिंग को करने में कई महीने बीत जाते हैं और अब वक्त था प्लान को एग्जीक्यूट करने का। अब इमानुएल और उनकी टीम ने दुनिया भर के सभी बड़े बैंकों को ईमेल और फैक्स भेजना शुरू करती है। ये सभी ईमेल और फैक्स ऑफिसर लेटर हेड पर प्रिंट थे जो नाइजीरिया सरकार के हाई रैंक ऑफिसर टुरोस्टिया विलियम के नाम से भेजे जा रहे थे। टुरोस्टिया विलियम का इंट्रोडक्शन ईमेल एंड फैक्सेस में नाइजीरिया एविएशन के वित्त और बजट विभाग के डायरेक्टर के रूप में किया गया था, मगर वास्तव में टुरोस्टिया विलियम नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कुछ महीने बीत जाते हैं मगर किसी भी बैंक से कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन एक दिन इमानुएल को नेल्सन साकागुच नामक व्यक्ति से एक फैक्स मिलता है जो नॉरवेस्टे बैंक ऑफ ब्राजील का डायरेक्टर था। नेल्सन फैक्स में बताता है कि उसका बैंक नई इन्वेस्टमेंट अवसरों की तलाश कर रहा है और वह इस अबूजा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है। इमानुएल नेल्सन को कॉल करता है और बताता है कि वह नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बोल रहा है। आपसे बहुत से लोगों को लगेगा कि उस समय नेल्सन ने गूगल करके ये क्यों नहीं पता किया कि नाइजीरिया का बैंक गवर्नर कैसा दिखता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1990 तक इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था। इमानुएल नेल्सन को बताता है कि यह पूरा प्रोजेक्ट काफी कॉन्फिडेंशियल है और इस वजह से हमें कहीं ऐसी जगह मिलना पड़ेगी जो नाइजीरिया और ब्राजील से दूर हो। तब नेल्सन सजेस्ट करता है लंदन, क्योंकि वह वहां किसी ऑफिशियल मीटिंग की वजह से अगले सप्ताह लंदन जाने वाला था। इमानुएल और उनकी टीम लंदन के लिए फ्लाइट लेते हैं और वहां लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां नेल्सन एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ होता है। वह उससे मिलते हैं। बाकी 2 टीम के सदस्य नेल्सन को अपना परिचय डेप्यूटी गवर्नर एंड डायरेक्टर ऑफ एविएशन डिपार्टमेंट के रूप में बताते हैं। वहां वे नेल्सन को सभी नकली दस्तावेज दिखाते हैं, जैसे कि हवाई अड्डे की प्लानिंग, बिजनेस प्रपोजल डिटेल्स, नकली आधिकारिक दस्तावेज आदि। इमानुएल फिर से नेल्सन को बताता है कि यह पूरा प्रोजेक्ट काफी कॉन्फिडेंशियल है और इसको स्टार्ट होने में अभी 4-5 साल और लगेंगे। नेल्सन यहां बोलता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वह फंड्स ट्रांसफर इनिशिएट कर देगा। लेकिन इमानुएल काफी चार्मिंग और इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी का व्यक्ति था और वह नेल्सन को बताता है कि उनको फंड्स इमीडिएटली चाहिए होंगे, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट्स की काफी प्लानिंग करनी होगी, लोगों को हायर करना होगा, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनें खरीदनी होगी और इस फेज में भी उनको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। और नेल्सन यहाँ थोड़ा नर्वस हो जाता है। लेकिन इमानुएल उसी वक्त नेल्सन को बोलता है कि अगर वह कंफर्टेबल नहीं है तो उनके पास और भी कई सारे इन्वेस्टर्स के प्रपोजल्स हैं।
और नेल्सन को लगा कि वह एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा। तब नेल्सन बोलता है कि उसे बहुत सी अदर अप्रूवल्स लेनी होगी और इसमें समय लगेगा। तब इमानुएल नेल्सन को बोलता है कि हम इस डील को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमें और किसी इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। वह नेल्सन को यह भी बताता है कि इस डील के लिए हमारी तरफ से $10 मिलियन का कमीशन ऑफर भी है। और कमीशन वाली बात सुनकर नेल्सन तुरंत डील के लिए सहमत हो जाता है और यहाँ दोनों पार्टी हाथ मिलाते हैं। वे $242 मिलियन डील पर साइन करते हैं। इमानुएल नेल्सन को $3 मिलियन टोकन अमाउंट डील साइन की गारंटी के तौर पर ट्रांसफर करने को कहता है और इसी तरह अगले 3 साल में नेल्सन को $242 मिलियन इमानुएल और उनकी टीम को ट्रांसफर कर देता है। इमानुएल और उनकी टीम यह सारा पैसा रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। 1989 में नॉर्वेस्ट बैंक स्पेन को किसी बड़े बैंक द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है और जेम लोपस नॉर्वेस्ट बैंक के एक डायरेक्टर को ऑडिटिंग में मालूम पड़ता है कि $242 मिलियन इन्वेस्टमेंट के बारे में कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिसिंग है और इस एक्वायरिंग के दौरान जेम्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि बैंक का 1/3 पैसा कहां इन्वेस्टेड है। तब वह इसके जवाब के लिए नेल्सन को नोटिस भेजते हैं ताकि नेल्सन पैनल ऑफ डायरेक्टर्स को समझा सके कि उसने ये पैसा कहां और किसको दिया है। तब नेल्सन ने कई नोटिस और समन के बाद ये बताया कि उसने $242 मिलियन अबूजा एयरपोर्ट के लिए नाइजीरियन सेंट्रल बैंक के साथ एक डील करके इन्वेस्ट किया है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये इतिहास में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी थी। बैंक बोर्ड डायरेक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू होती है और हर एक एविडेंसेस नाइजीरियन सेंट्रल बैंक की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन नाइजीरियन बैंक्स ने इस सभी इन्वेस्टमेंट एविडेंसेस को नकार दिया। लेकिन फिर इंटरनल प्रेशर के कारण नाइजीरियन बैंक, जिनको इमानुएल ने काफी पैसा दिया था, फ्रॉड की चीजें सीक्रेट रखने के लिए बताते हैं कि इमानुएल और उनकी 5 लोगों की टीम ने मिलकर ब्राजीलियन बैंक के साथ फेक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के नाम पर $242 मिलियन करोड़ का फ्रॉड किया है। नेल्सन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जाते हैं और उसको कई सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। वहीं इमानुएल आजाद घूम रहा था क्योंकि नाइजीरिया में फाइनेंशियल क्राइम के कानून इतने सख्त नहीं थे। ट्रांसफर किए हुए बैंक अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन सारा पैसा ऑलरेडी खाते से ट्रांसफर करके रियल स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और बैंक $1 भी रिकवर नहीं कर पाती। 2004 में जब नाइजीरिया में फाइनेंशियल क्राइम को लेकर कानून बनते हैं तो इमानुएल और उनकी टीम की इन्वेस्टिगेशन पहली बार स्टार्ट होती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट ट्रायल शुरू होती है, मगर इमानुएल कोर्ट जजों और वकीलों को बहुत सारा पैसा खिलाता है और जजेस, जिनको बहुत सारे पैसे रिश्वत के तौर पर दिए गए, इस ट्रायल को रोक देते हैं। एक बार केस फिर से वापस ओपन होता है। इमानुएल ने जजों को फिर से पैसे खिलाना शुरू किया, मगर इस बार उसकी यह ट्रिक काम नहीं करती है। इमानुएल जब कोर्ट रूम में था, उसने एक लेटर लिखकर जज को दिया जिसमें लिखा था कि किसी भी वक्त कोर्ट रूम में एक बम फट सकता है। ये लेटर पढ़ते ही बैंक में भगदड़ मच गई, लेकिन बाद में पता चला ये सब इमानुएल के भागने की कोशिश करने के लिए बोला गया सिर्फ एक झूठ था। इमानुएल को पता था कि अब कोर्ट उसे सजा सुना सकता है और वह अपनी सजा कम करवाने के लिए कोर्ट में $10 मिलियन वापस करने का प्रपोजल रखता है, मगर बैंक की डिमांड $80 मिलियन की थी। नेल्सन को आई विटनेस के तौर पर कोर्ट में बुलाया जाता है और वह कोर्ट में सब कुछ बताता है। इमानुएल के लिए अब बच पाना बहुत मुश्किल था। इस पर इमानुएल एक $120 मिलियन वापस करने के लिए राजी होता है, 10 मिलियन फाइन के साथ। इमानुएल को कोर्ट 25 साल की सजा सुनाती है। 2006 में इमानुएल फिर से रिश्वत देकर खुद को जेल से बाहर निकलवा लेता है और इसके बाद फिर से इमानुएल के ऊपर 2016 में एक मर्डर चार्जेस लगता है। अभी इमानुएल मर्डर चार्जेस में जेल के अंदर है और शायद कहीं ना कहीं फिर से रिश्वत देकर खुद को आजाद करने के लिए कोई ना कोई मास्टर प्लान बना रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं हर हफ्ते एक स्टोरी डालता हूं ताकि आप मिस ना करें।